उसका शरीर मेरे नीचे तनाव से भरा हुआ था, जैसे और चाहने की गुहार कर रहा हो। और मैंने उसे वह सब दिया। हर स्पर्श, हर चुंबन, हर फुसफुसाए हुए शब्द ने हमें इस पल में और गहरा उतारा। यह पल लगभग असहनीय था। हमारे बीच की तनातनी एक चरम पर पहुंच गई थी, मानो हम किसी गहरे और अधिक तीव्रता की ओर बढ़ रहे हों। लेकिन हम अभी जाने के लिए तैयार नहीं थे। हम वहीं रुके रहे, उस किनारे पर, हर स्पर्श, हर चुंबन का आनंद लेते हुए, जबकि हमारे बीच की गर्मी बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि ऐसा महसूस हो रहा था कि हम दोनों इस तीव्रता से फट जाएंगे। अब मैं उसे अपने नीचे कांपते हुए महसूस कर सकता था। उसकी सांसें छोटी और टूटी फूटी हो रही थीं, जैसे वह मुझसे चिपकी हुई थी। उसका शरीर मेरे खिलाफ इस तरह दबा हुआ था जिससे मेरा सिर चकरा रहा था। और मैं जानता था कि वह भी वही महसूस कर रही थी, वही असहनीय तनातनी, वही राहत की बेताबी। लेकिन हम अभी वहां नहीं थे जहां होना चाहिए था, बल्कि हम अभी भी उस किनारे पर रुके थे, उस पल को खींचते हुए, उम्मीद को थोड़ा और बढ़ने देते हुए, जब तक कि वह सहन करने के काबिल न रहे। कमरा हमारी सांसों की आवाजों, हमारे नामों की फुसफुसाहटों और हमारे जज्बातों की खामोश से आहिस्ता आहिस्ता से भर गया था, जैसे हम उस जुनून के आगे झुक रहे थे जो इतने समय से हमारे बीच सुलग रहा था। यह पल परफेक्ट था, हमारे बीच का यह जुड़ाव। और जब मैंने उसे अपने करीब खींचा, हमारे शरीर एक साथ एक तालमेल में चल रहे थे, तब मुझे पता था कि इसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। फिर हमने एक सीमा पार कर ली। अब हम साधारण से बढ़कर कुछ खतरनाक में कदम रखा था। लेकिन मुझे अब किसी चीज की परवाह नहीं थी, क्योंकि उस पल में जब हम कुछ गहरे पल में कदम रख रहे थे, केवल वही मायने रखती थी। उसका स्पर्श, उसका चुंबन, उसके शरीर का एहसास, जैसे हम पूरी तरह से एक दूसरे में खो गए हों। और जब हम आखिरकार खुद को एक दूसरे में जाने देने लगे, चूंकि मुझे पता था कि यह तो बस अभी शुरुआत थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद। यह कहानी केवल काल्पनिक है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की गलतफहमी पैदा करना नहीं है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की कहानी में। मैं रोहन हूँ और मेरी उम्र 26 साल है। अभी मेरी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन मेरी भाभी मुझ पर ही रहती हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी भी कहानी होगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने ऐसी कहानी गढ़ दी कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं एक मेडिकल की दुकान में काम करता हूँ। घर पर मैं और मेरी भाभी ही रहते हैं। मेरे माता पिता और बड़े भाई कोरोना में गुजर गए। तब से मैं और मेरी भाभी साथ ही रहते हैं। वैसे मेरी एक बहन भी है जो मुंबई में रहती है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है। वह छुट्टी में घर आती है। तब खिचड़ी के पर्व का समय था। खिचड़ी का पर्व मतलब घर की लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और तिल, गुड़, चूड़ा, दही और खिचड़ी का प्रसाद बांटते हैं। और इन दिनों में खूब मस्ती भी होती थी। तब मेरी भाभी अकेले यह सब नहीं कर पाती, इसीलिए मेरी बहन छुट्टी लेकर घर आ गई थी। मेरी कहानी शुरू होने के 4 दिन पहले मेरे जिगरी दोस्त समीर ने फोन किया। फिर समीर बोला, हेलो रोहन, सुन यार, आज मटन खाने का मन कर रहा है और साथ में थोड़ा दारू भी, बोल चलेगा ना? तब मैंने कहा, हाँ ठीक है। तब शाम को जब काम से छुट्टी मिलने के बाद मैं बार में गया तो समीर पहले ही वहां पहुंच चुका था। फिर हमने दारू की ऑर्डर दिया और बातें करते हुए मैंने ज्यादा दारू पी लिया। समीर ने कहा, यार बस हो गया, अब चल घर चलें। तब मैं थोड़ी ज्यादा पी चुका था, इसलिए उठते समय थोड़ा डगमगा रहा था। तब घर पहुंचकर गाड़ी खड़ी करते समय मुझे स्टैंड नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे करके मैं अंदर आया और देखा कि हॉल में नाइट रेड बल्ब जल रहा था, जिससे मुझे सब धुंधला दिख रहा था। तब जैसे ही मैं कमरे की ओर बढ़ा, मैंने देखा कि सोफे के नीचे चटाई पर कोई सो रहा है। फिर पास जाकर मैंने देखा, वह तो मेरी बहन रिया काले गाउन पहने सो रही थी। तब मुझे लगा कि वह मेरी भाभी है। शायद वह मेरी इंतजार करते करते वहीं सो गई थी। तब दारू के नशे में मैंने बहन को सीधा किया। तब भी वह सो रही थी। फिर मैंने सोचा कि अगर वह उठेगी तो चिल्लाएगी, इसलिए मैंने पहले ही तैयारी कर लिया। तब उसने थोड़ा हिलकर उठने की कोशिश किया, लेकिन मैं उसे नीचे धकेलता रहा। तब भी मेरी बहन उठने की कोशिश करती रही,
लेकिन मेरे जोश के कारण वह उठ नहीं पाई। दोस्तों, तब वह कुछ मिनटों तक वह चुपचाप लेटी रही। जब उसने कोई हरकत नहीं की तो मैं भी शांत हो गया। हमेशा की तरह ज्यादा देर तक नहीं रुका, जल्दी ही उठकर एक तरफ लेट गया और सो गया। फिर सुबह के 4 बजे के करीब जब मुझे पेशाब के लिए उठना पड़ा तो मैं खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहा था। तब नशा कुछ कम हो गया था। फिर जल्दी से कपड़े पहना, पेशाब किया और वापस जाके सो गया। फिर सुबह को मेरी भाभी ने मुझे उठाया। तब देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू किया। तैयार होते समय मेरी बहन रिया मुझे कुछ अजीब नजरों से देख रही थी। फिर मैंने नाश्ता किया और काम पर निकलने लगा। तभी मेरी भाभी ने टिफिन देते हुए पूछा, रात को बेडरूम में क्यों नहीं आई? यह सुनकर मैं हैरान रह गया। तब मैंने कुछ नहीं कहा और काम पर चला गया। रास्ते में जाते समय सोचने लगा कि रात को मैंने कुछ किया था क्या। उस दिन पूरे दिन भर यही ख्याल मेरे दिमाग में चलता रहा। फिर दोपहर को लगभग 2:30 बजे मेरी बहन रिया का फोन आया। रिया बोली, हेलो भैया, कहाँ हो? मैंने जवाब दिया, काम पर हूँ। क्यों? रिया ने कहा, मुझे आपसे मिलना है, मैं वहीं आ रही हूँ। तब आई ने कहा, ठीक है, आ जाओ। फिर थोड़ी देर बाद रिया आई। फिर मैं दुकान के बाहर उससे मिलने गया। तब वह एक कोने में खड़ी थी। फिर मैंने उससे पूछा, क्यों, क्या काम है? रिया ने जवाब दिया, आपको सच में नहीं पता मैं क्यों आई हूँ? तब मैंने कहा, पहले ही मेरा सिर दर्द कर रहा है। तब रिया बोली, भैया किस बात से आपका दर्द हो रहा है? ज्यादा सोने से या कुछ और? तब मैंने जवाब दिया, रात को ज्यादा सोने से। तभी रिया बोली, या फिर कुछ और करने से भैया? तब उसके सवालों से मुझे समझ में आया कि रात को कुछ जरूर हुआ था। उसने आगे कहा, तुम्हें सच में नहीं पता कि रात को क्या हुआ? तब उसकी बातों में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक अजीब सा एहसास था। फिर मैंने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, नशे में ऐसा हो गया। फिर मैं उसके पैरों में गिरने लगा, लेकिन उसने मुझे रोक दिया। रिया बोली, अरे क्या कर रहे हो भैया, लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा, क्या करूं, मुझसे गलती हो गई। इस पर रिया बोली, रात को जो हुआ वह अब हो चुका है। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी वो सब चाहिए। इस पर तुरंत ही मैंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब? रिया बोली, देखो भैया, मैं साफ साफ कह रही हूँ, रात को तुम मुझसे नजदीक आए, अब तुम्हें ही मुझे पूरा करना होगा। अब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए दवाई भी ली है। मैंने कहा, लेकिन तुम मेरी बहन हो, ऐसा कैसे हो सकता है? रिया बोली, मैंने कई कहानियां पढ़ी हैं जिसमें भाई बहन का ऐसा रिश्ता होता है। मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ, लेकिन अगर तुम मना करोगे तो मैं बाहर ही चली जाऊंगी। ये सुनकर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन घर पर भाभी के रहते ये सब कैसे होगा? रिया बोली, मैंने उसे मायके जाने के लिए तैयार कर लिया है। रात को वह तुमसे पूछेगी तो तुम उसे जाने देना, फिर हम बात करेंगे। इस तरह मेरी भाभी अपने मायके चली गई और मैं सोचता रहा कि अब क्या करूं हमारे रिश्ते में। तब मैंने मोबाइल में बहन के कुछ फोटो देखने लगा। उसमें मुझे सब कुछ दिखा, लेकिन एक दिक्कत थी कि खिचड़ी के 14 दिनों में कैसे और क्या करेंगे। फिर मैंने गूगल पर सर्च किया। वहां मुझे पता चला कि अगर आपने उपवास रखा है तो कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन तब मेरे और बहन के उपवास नहीं थे। इससे हमारा रास्ता साफ हो गया। फिर जब रात को काम से लौटकर घर आया, फिर खाना खाते वक्त बहन ने बात छेड़ दी। वह बोली, सुनो भैया, भाभी कह रही है कि उसे मायके कितने दिन तक रहना है। मैंने पूछा, कितने दिनों के लिए बोली हो? रिया बोली, पूरे 14 दिनों के लिए। इस पर मैंने कहा, ठीक है, भाभी का थोड़ा आराम भी हो जाएगा, इससे भाभी भी खुश हो जाएगी और तुम भी। फिर खाना खत्म होने के बाद बहन ने बर्तन साफ किया और बाकी काम निपटाने लगी। वैसे यह सब काम मेरी भाभी का होता था, लेकिन अब उसके गैर मौजूदगी में यह सारा बहन को करना पड़ रहा था। अब बर्तन धोने के बाद रिया मेरे पास आकर बैठ गई। फिर रिया बोली, नाराज तो नहीं होना भैया तुम? मैंने कहा, नहीं नहीं, पहले मुझे गलत लगा, लेकिन बाद में सोचा कि अगर तुम तैयार हो तो मुझे क्या दिक्कत होगी। रिया बोली, तो आज रात? मैंने कहा, ठीक है, आज रात ही बात कर लेता हूँ ताकि तुम भी आराम से रहो और मैं भी। तब हम दोनों ने सारे काम निपटाकर टीवी देखने बैठ गए। तभी रिया ने मुझे एक प्यारी सी मुस्कान दी और अंदर चली गई। तब मैंने अपने मन में कहा, अब रिया नहीं मानेगी, आज की रात बच्चे की जान लेके ही मानेगी। तब कुछ देर तक तो मैं वही बैठा रहा और रिया के बारे में सोचता रहा। फिर उठा और कमरे में चला गया। कमरे में घुसते ही एक सुखद गुलाबों जैसी खुशबू आई। तब माहौल बहुत अच्छा बना हुआ था।
मैं बेडरूम में गया तो देखा कि बहन लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी। तब वह बहुत सुंदर लग रही थी। तब मैं उसके पास गया, फिर हमारी आंखें मिलीं और हम दोनों थोड़े परेशान हो गए। तभी रिया बोली, अरे धीरे। मैंने कहा, इतनी मेहनत तो भाभी ने भी नहीं की थी जितनी तुम मर रही हो। फिर हम लगभग 15 मिनट तक इसी तरह बातें करते रहे। फिर मैंने उसे लिटा दिया। तभी रिया ने कहा, क्या यह सब ठीक तो रहेगा ना? इस पर मैंने कहा, रिया, यह सब पहले सोचना चाहिए था ना। खैर, अब तुम जैसा चाहो। फिर वह मेरे पास आकर लेट गई। तब उसने तेल की एक बोतल पास रखी थी। फिर मैंने उसे थाम लिया। रिया बोली, अब क्या? मैंने कहा, कुछ नहीं, चलो शुरू करते हैं। तब रिया ने मुझसे कहा कि उसका सपना था कि वह अपने पति या किसी दोस्त के साथ ऐसा करे, लेकिन उसका नसीब अच्छा था कि उसका सपना मेरे साथ पूरा हुआ। अब मेरी बहन वापस मुंबई चली गई है। अब जब भी पर्व त्योहार आता है तो पर्व के बहाने से वह मेरे पास आ जाती है। अब तो मेरी भाभी भी गर्भवती हो गई है और रिया ने इस समय उनकी बहुत मदद की है। वह भी एक अलग ही कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद। खेलते हैं घर में, मम्मी ने कहा। मुझे लैपटॉप पर गेम्स खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कुछ और बताओ। फिर मैंने कहा, अरे मेरी प्यारी मम्मी, लैपटॉप पर नहीं, बस ऐसे ही हम दोनों खेलेंगे। तब मम्मी बोली, अच्छा ठीक है, कौन सा गेम है? मैंने बोला, मम्मी, ट्रूथ और डेयर। तब मम्मी बोली, अच्छा वो गेम ठीक है, खेलते हैं, लेकिन पहले मुझे घर के काम खत्म करने दे, फिर खेलेंगे। तब मैंने कहा, ठीक है मम्मी, तब तक मैं अपने बेडरूम में जाता हूँ। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो बेडरूम में आ जाना। यह कहकर मैंने उसे पीछे से गले लगा लिया और गाल पर एक किस किया और फिर बेडरूम में जाकर बैठ गया। मैं बेडरूम में बैठकर सोचने लगा कि मम्मी तैयार तो हो गई है, लेकिन क्या पूछूं जिससे उसे गुस्सा न आए और मेरा काम भी हो जाए। थोड़ी देर बाद मम्मी बेडरूम में आई और मेरे सामने बैठ गई। फिर मम्मी बोली, अब बोल, क्या खेलना है? तब मैंने बोला, मम्मी तुम्हें तो पता ही ट्रूथ और डेयर का खेल। अब मुझे बताओ कि गेम की शुरुआत तुम करोगी या मैं? तब मम्मी ने कहा, तुम ही करो शुरुआत। फिर मैंने मम्मी से पूछा, आपको ट्रुथ चाहिए या डेयर? तब मम्मी बोली, ट्रुथ। फिर मैंने सवाल पूछा, तुम्हारा शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड था? मेरा सवाल सुनते ही मम्मी बोली, ये कैसा सवाल है विराट? तब मैंने कहा, यही मेरा सवाल है और आपने ही तो ट्रुथ चुना है, तो अब बताओ। फिर मम्मी बोली, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड था और वह तुम्हारे पापा ही है। इसके बाद मैं मम्मी से बोला, अब आप मुझसे पूछो, मेरा भी ट्रुथ है। तब मम्मी ने थोड़ा सोचा और फिर मुझसे सवाल पूछा। मम्मी बोली, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तब मैंने हाँ में जवाब दिया और कहाँ हाँ है, वह मेरे सामने ही बैठी है। मेरा जवाब सुनते ही मम्मी थोड़े गुस्से में बोली, अरे बेटा, ऐसा बोलना गलत है, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। शुरू में ही मेरा आत्मविश्वास थोड़ा कम हो गया क्योंकि मम्मी को ऐसे गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वह संस्कारी थी, लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं था। तभी मैंने कहा, अरे मम्मी, मजाक में बोला था, आप तुरंत क्यों गुस्सा हो जाती हो? तब मम्मी प्यार भरी मुस्कान के साथ हंस पड़ी और सिर हिला दिया। इसके बाद फिर मैं मम्मी से पूछा, अब आपको क्या चाहिए, ट्रुथ या डेयर? तो फिर से मम्मी ने ट्रुथ बोला। तब मैं उनसे सवाल किया, शादी से पहले क्या आपने कभी आनंद लिया या कोई खेल खेला है? तब मम्मी गुस्से में बोली, विराट, ये ज्यादा हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे सवाल पूछने चाहिए, अब हमें यहीं रखना चाहिए। इस पर मैं कहा, अरे मम्मी, हम अच्छे दोस्त हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे कुछ छुपा सकती हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझ पर विश्वास है तो? फिर मम्मी बोली, लेकिन बेटा, तुम मेरे बेटे हो और ये बातें सही नहीं है। तब मैंने उनसे कहा, मम्मी, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो, फिर भी तुम्हें ये बातें गलत लगती हैं? ये वही बातें हैं जो हमें फर्स्ट साइंस में सिखाई जाती हैं। तब मम्मी बोली, ये साइंस में नहीं सिखाई जाती बेटा। तब मैंने कहा,
नहीं सिखाई जाती, तो फिर मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। इसके बाद मम्मी बोली, तुम्हें हर चीज़ जानने का पूरा हक है, लेकिन ध्यान रखो कि तुम किससे पूछ रहे हो। तुम मुझसे यानी अपनी माँ से ये सब पूछ रहे हो। तब मैंने कहा, मम्मी तुम्हें भी पता है कि मेरे कोई और दोस्त या गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मैं किससे पूछूं? तुम ही हो जिससे मैं हर बात करता हूँ। तब मम्मी को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि बचपन से ही मैं ज्यादा बाहर नहीं गया था और इसलिए मेरे ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। उसे समझ में आ गया कि मैं नहीं मानूंगा, तो वह बात करने के लिए तैयार हो गई। तब मम्मी बोली, हाँ हमने कई बार वैसे किया है और एक बार आनंद भी लिया था। तब मैंने कहा, मम्मी इतनी छोटी सी बात के लिए कितना समय लिया? इस पर मम्मी बोली, अब तो खुश हो ना? फिर मम्मी थोड़ी मुस्कुराई और बोली, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ट्रूथ या डेयर? तब मैंने उनसे कहा, डेयर। इसके बाद मम्मी ने सवाल किया, क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? तब मैंने कहा, नहीं, लेकिन अगर कोई लड़की तुम्हारी तरह दिखने वाली और तुम्हारे जैसी मिली तो जरूर करूंगा। इस पर मम्मी बोली, क्या? अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और अब फिर कह रहे हो कि अगर कोई और मिली तो करोगे। इतना सुनते ही मैंने बोला, तो क्या तुम्हें किस करूं? तब मम्मी बोली, हाँ लेकिन गाल पर। मैंने कहा, नहीं मुझे कहीं और चाहिए। अब मम्मी बहुत गुस्सा हो गई थी और मुझे डांटने लगी, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अब रुक गया तो फिर कभी मम्मी से बात नहीं कर पाऊंगा। किसी तरह मम्मी को शांत किया और गेम फिर से शुरू किया। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, गाल ही सही, अब मैं करूं? तब मम्मी बोल, हाँ जल्दी करो। तब मैंने मम्मी के पास गया और कुछ देर देखता ही रहा। फिर मैंने वह किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर धीरे धीरे मम्मी को तैयार करके मैंने मजा लेना शुरू कर दिया। अभी थोड़ा सा लिया था, तभी मम्मी ने मुझे रोकने की कोशिश की। तब मैंने महसूस किया कि मैं अपनी हदें पार कर रहा हूँ। इस समय मम्मी की आंखों में नाराजगी और चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने मुझे प्यार से समझाते हुए कहा, विराट, ये सब बातें एक मजाक तक ठीक हैं, लेकिन माँ बेटे के रिश्ते की एक मर्यादा होती है, हमें उसे पार नहीं करना चाहिए। मैंने मम्मी की बात को गंभीरता से लिया। मुझे भी एहसास हुआ कि मम्मी का दिल दुखाना गलत था। मैंने मम्मी से तुरंत माफी मांगी और उनसे वादा किया कि अब मैं ऐसा कोई मजाक नहीं करूंगा जिससे हमारे रिश्ते में कोई दूरी आए। मम्मी ने मेरी माफी को स्वीकार करते हुए मुझे गले लगा लिया और कहा, बेटा मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे रिश्ते की कुछ सीमाएं होती हैं। तब मैंने मम्मी से कहा, हाँ मम्मी, अब मैं समझ गया हूँ, मैं आपको कभी दुखी नहीं करूंगा। इसके बाद हम दोनों ने हंसते हुए फिर से सामान्य बातचीत शुरू की। अब मम्मी ने मुझे मेरे दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने की सलाह दी और कहा कि जीवन में रिश्तों की मर्यादा और सम्मान बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस बातचीत ने मुझे यह सिखाया कि मजाक की भी एक सीमा होती है और रिश्तों में आपसी समझ और सम्मान होना चाहिए। अंत में हम दोनों ने एक दूसरे के साथ हंसते हुए खेल खत्म किया और यह वादा किया कि हमारे बीच दोस्ती और प्यार हमेशा बना रहेगा, लेकिन रिश्तों की मर्यादा को भी कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद। यह कहानी काल्पनिक है, इसे किसी गलत उद्देश्य से न लिया जाए। अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ बेटा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? नीचे बैठकर सब्जी काटते हुए माँ बोली। तब मेरा ध्यान कहीं और था। फिर झट से ध्यान भटकाते हुए बोला, क्या कह रही थी माँ? तब दोबारा से माँ ने कहा, मैं ये कह रही थी कि आजकल तुम्हारा काम बहुत बढ़ गया है, ऐसा लगता है। मैंने जवाब देते हुए कहा, हाँ माँ, काम तो बहुत बढ़ गया है, अब तो समय ही नहीं मिलता, इसलिए अभी मैं ग्राहकों की डिमांड पूरी करने में लगा हूँ। बस थोड़े दिन आप इंतजार कर लो, सब खत्म होते ही जल्द ही मैं आपको फ्री मिलूंगा।
नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभय है और आज मैं आपको अपनी और अपने माँ की कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरे माता पिता का तलाक उनकी शादी के 5वें साल में ही हो गया था। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 4 साल थी और मेरी माँ 24 साल की थी। तब मेरे नाना ने मेरी माँ से उनकी दूसरी शादी के लिए कहा, लेकिन तब माँ ने साफ साफ शादी से मना कर दिया था। तब कोर्ट के फैसले के अनुसार पापा हर महीने 40,000 रुपए और रहने के लिए एक घर दिए थे, जिससे हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाती थीं। तब हम एक सोसाइटी में एक बेडरूम और एक किचन के फ्लैट में रहते थे। तब घर में सिर्फ मैं और माँ ही थे, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से ही बातें किया करते थे। मेरी माँ का स्वभाव थोड़ा सख्त था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का ख्याल अच्छे से रखते थे। अब मेरी उम्र 28 साल है और मेरी माँ 48 साल की है। मैंने ग्रेजुएशन के बाद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था और एक बड़े डिजाइनर के साथ काम करना शुरू किया। वहां से बहुत कुछ सीखने के बाद मैंने अपना खुद का सिलाई की दुकान खोला, जो धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। अब मेरे पास बस टेलर काम करते हैं। एक दिन सुबह माँ सब्जी काट रही थी। तब उन्होंने मुझसे पूछा, अभय, तुम किस तरह के कपड़े बनाते हो? मैंने कहा, लेडीज के सभी तरह के कपड़े। क्यों माँ, क्यों पूछ रही हो? उन्होंने कहा, ऐसे ही रे। फिर माँ ने पूछा, साड़ियाँ, ब्लाउज, साया, घाघरा चोली, ये सब भी बनाते हो क्या? मैंने कहा, हाँ माँ, सब बनाते हैं। फिर माँ ने कहा, तब तो तुम्हारे सिलाई की दुकान में रोजाना बहुत सारे महिलाएं आती होंगी। इस पर मैंने कहा, हाँ माँ, बिजनेस किया है तो पुरुष, महिलाएं सब तो आएंगी ही ना। फिर आगे माँ ने पूछा, तो बेटा महिलाएं का नाप कौन लेता है? कोई आदमी रखा है क्या? तब मैंने कहा, हाँ माँ, सब मैनेज हो जाता है, आजकल सब चलता है, लेकिन तुम इतना क्यों पूछ रही हो? इस पर माँ ने कहा, मुझे भी कुछ ब्लाउज सिलवाने हैं। मेरी जो दोस्त थी उसने अब काम छोड़ दिया है। मैंने कहा, माँ, आप इतने देर से पहेलियां क्यों बुझा रही थी? अगर आपको ब्लाउज बनवाना है तो इसमें दिक्कत क्या है? तुम अपना पुराना ब्लाउज दे दो, मैं टेलर को दे दूंगा, वह बना देगा, फिर लाकर तुम्हें दे दूंगा। इतना सुनते ही माँ ने कहा, मेरा कोई भी ब्लाउज अब फिट नहीं होता है, नई नाप लेनी पड़ेगी। इस पर मैंने कहा, ठीक है माँ, मैं टेलर को बोल दूंगा, कल टेलर आकर तुम्हारी नाप ले लेगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तभी माँ बोली, बेटा मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी अजनबी आदमी को अपना नाप लेने दूंगी। मैंने कहा, माँ, अगर आप नाप नहीं देंगी तो फिर ब्लाउज कैसे सिलाएगा? फिर थोड़ी देर सोचने के बाद माँ ने कहा, तू ही क्यों नहीं मेरा नाप ले लेता? यह सुनकर मैं हैरान होकर बोला, मैं? ये कैसे हो सकता है? माँ ने जवाब दिया, इसमें क्या है, मुझे तुझसे नाप लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं थोड़ा असमंजस में पड़ी एज गया था, क्योंकि दूर से देखने और किसी को छूने में बहुत फर्क होता है। लेकिन तब यह हाथ आया, मौका छोड़ना भी मुझे सही नहीं लगा। उस दिन सोमवार का दिन था और उस दिन विश्वकर्मा पूजा था, तो सिलाई की दुकान बंद था। तब मैंने सोचा कि आज ही ये काम कर लेना चाहिए। फिर सुबह नाश्ता करके मैं सिलाई की दुकान से कुछ एल्बम और माप लेने का सामान लेकर आ गया। तब मैंने ऐसे एल्बम चुना था जिनमें डिजाइन वाले ब्लाउज दिखाए गए थे। इनमें से कुछ बहुत ही छोटे और बैकलेस थे। फिर मन ही मन मैंने तय किया कि आज ये काम अच्छे से पूरा करना है। 12 बजे जब मैं घर पहुंचा तब माँ रसोई में थी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा आ गया तू? सामान ले आया? तब मैंने कहा, हाँ, सब ले आया हूँ, अब तुम जल्दी से अपना काम खत्म कर लो। फिर थोड़ी देर बाद माँ मेरे पास आकर बैठ गई और एल्बम देखने लगी। तब वह हल्की पीली साड़ी पहनी थी और उनकी साड़ी का कपड़ा इतना पतला था कि शरीर की रूपरेखा दिख रही थी। तब मैं माँ को देखते देखते खो गया। तभी उन्होंने तेज आवाज में कहा, अभय, सुन रहा है तू? तब मैं चौंक कर बोला, हाँ, क्या हुआ माँ? तब माँ ने एल्बम दिखाते हुए कहा, इतने छोटे ब्लाउज कैसे पहन सकती हूँ मैं? मुझे ये डिजाइन पसंद नहीं है। तब मैंने समझाया, अरे ये सब तो बस डिजाइन दिखाने के लिए है, तू वैसे ही सिलवा लेना जैसा तुझे पसंद हो। फिर थोड़ी बहस के बाद माँ मान गई और बोली, ठीक है, चल अंदर माप ले ले।
तब हम बेडरूम में गए। फिर मैंने माप लेने के लिए टेप निकाला। तब माँ खड़ी हो गई और बोली, सही से माप लेना ताकि बाद में दिक्कत कोई ना हो। तब मैं अपनी माँ का नाप लेने के लिए तैयार था। अपने मन पर और खुद पर पत्थर रखकर मैंने यह काम शुरू किया। तब मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि यह काम एक प्रोफेशनल टेलर की तरह करूं, लेकिन इस दौरान मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी माँ ने और करीब आकर मुझसे कहा, चल जल्दी कर, मुझे और काम भी करना है।